अफसर बनना चाहते हो तो कहीं और क्यों जाना, गूगल प्ले स्टोर से हमारी ऐप IAS विद हरिमोहन डाउनलोड करो और तैयारी शुरू करो। हेलो दोस्तों, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। क्या हाल है आप लोगों के? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे, सब कुछ कुशल मंगल होगा, सुरक्षित होगा। दोस्तों, बड़े दिन हो गए चीन पर चर्चा किए हुए। काफ़ी दिनों से मैं चीन पर चर्चा नहीं कर रहा था और बच्चों के काफ़ी ज़्यादा मैसेज आ रहे थे कि सर चीन और ताइवान के रिलेशंस के ऊपर कुछ बताइए और कुछ बनाइए। तो दोस्तों, आज हम चीन और ताइवान के ऊपर ही डिस्कशन करने जा रहे हैं। तो ताइवान असलियत में सबसे पहले आप नक्शे पर देखेंगे तो आपको ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ में आएगा कि है क्या मामला। आप ये इंडिया के आगे चीन को अगर आप और ज़्यादा एक्सपैंड करके देखेंगे तो यहाँ पर आपको ये ताइवान और इसकी राजधानी ताइपे नज़र आनी शुरू हो जाएगी। असलियत में ये चीन और ताइवान दोनों अपने आप को एक कहता है पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना, एक कहता है रिपब्लिक ऑफ चाइना। मज़े की बात ये है, ये भी कहता है वन चाइना पॉलिसी के चाइना एक है, ये भी कहता है चाइना इज़ वन, एक है। तो दुनिया जो है वो कंफ्यूज रहती है, दुनिया में जो नॉर्मली आम आदमी है, कि दोनों एक हैं तो फिर लड़ाई किस चीज़ की है। तो मैं उस लड़ाई को ही आप लोगों को समझाने वाला हूं कि असलियत में लड़ाई किस चीज़ की है और पंगा क्या है इन दोनों के बीच में, और किस तरीके से ये आपस में एक दूसरे के साथ आज के दिन दोनों एक दूसरे की जान के दुश्मन बने हुए, लेकिन व्यापार भी सबसे ज़्यादा करते हैं। व्यापार भी सबसे ज़्यादा करते हैं, चाइनीज़ लैंग्वेज बोलते हैं, खान पान सब चीज़ें एक जैसी हैं, हर चीज़ एक जैसी है, क्योंकि दोनों एक दूसरे से ही निकले हुए हैं। लेकिन धीरे धीरे किस तरीके से भी अगर आप देखेंगे तो दोनों के बीच में जो दुनियादारी है, या फिर जिसे कहेंगे कि एक दूसरे दुश्मनी है, वो कंपैरेटिवली बहुत ज़्यादा है। यहाँ अगर आप देखते हैं ताइवान, तो पूरे का पूरा ताइवान एक टापू के ऊपर बसा हुआ है, कोई शक की बात नहीं है। टापू के ऊपर बसे होने के बाद असलियत में अगर आप देखेंगे तो शुरू में यहाँ पर चाइनीज़, यानी मेनली जो चाइनीज़, हान चाइनीज़ जिन्हें कहा जाता है, ये लोग यहाँ नहीं रहते थे। अप्रॉक्सीमेट 1600 के आसपास जब ट्रेड वगैरह बढ़ने लगा और यूरोपियन कंट्रीज़ जो हैं वो चाइना पहुँचने लगी, तो असलियत में यूरोपियन कंट्रीज़ के चाइना पहुंचने से ट्रेड बढ़ा, और ट्रेड बढ़ने के लिए जो सी रूट है वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हुआ, और जहां से ट्रेड आसानी से होता हो वहां लोग ज़्यादा जाते हैं। आज के दिन बॉम्बे, कलकत्ता, मद्रास या चेन्नई जिसे आप कहते हैं, वो सारा आप देख सकते हैं। उनका डेवलपमेंट के पीछे रीज़न ये है, सबसे ज़्यादा इनमें बॉम्बे और सूरत वगैरह क्यों थे? क्योंकि ट्रेड रूट के ऊपर मौजूद हैं। तो यही यहां पर हुआ कि धीरे धीरे हान चाइनीज़ लोग यहां से अप्रॉक्सीमेट 1600 के करीब निकलना शुरू हुए चाइना से, और अलग अलग रीजन से चाइना पहुंचते पहुंचते यहां पहुंचे, और ये ताइवान के ऊपर इतना ज़्यादा डोमिनेट कर गए कि जो लोकल पॉपुलेशन थी वो सिर्फ और सिर्फ 2% रह गई। तो यानी अब ये जो टापू था ये पूरा चाइनीज़ बन चुका था। हान चाइनीज़ वाले, चाइना वाले चाइनीज़ का ये टापू बन चुका था। अब ऑब्वियस सी बात है, इसके आगे अगर आप कहानी देखेंगे तो वहाँ पर थोड़ा सा इसको हिस्टोरिकली देखा जाए तो चाइना के ऊपर सबसे पहले अगर रूल को देखें तो जिस टाइम की हम बात कर रहे हैं, वहाँ पर क्विंग डायनेस्टी कहो या जिंग डायनेस्टी कहो, उसका रूल था। और नॉर्मली ये 500 से 600 साल के बीच में इन्होंने बहुत अच्छा खासा लंबा चौड़ा रूल किया, और बहुत बड़े इलाके के ऊपर इनका डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रूल था। लेकिन कभी कभार क्या होता है, जो बड़े बड़े साम्राज्य होते हैं और बड़े बड़े वंश जो होते हैं वो समय के अनुसार जब अपने आप को नहीं बदल पाते तो धीरे धीरे डाउनफॉल आना शुरू हो जाता है। यही इनके साथ हुआ, और ये यूरोपियंस के साथ कदम ताल से कदम ताल मिलाकर नहीं चल पाए, यहाँ तक कि इनको ओपियम वॉर तक लड़ना पड़ा, अफीम युद्ध तक लड़ना पड़ा। लेकिन टाइम टू टाइम अगर आप देखेंगे
तो ये वीक होते चले गए और इतना ज़्यादा वीक होते चले गए, इतना ज़्यादा कमज़ोर होते चले गए कि फिर इस एक तरीके से यूरोपियंस ने इनके ऊपर डोमिनेट करना शुरू कर दिया। और जब यूरोपियंस ने इनको डोमिनेट करना शुरू किया और सारी प्रॉब्लम्स आनी शुरू हुई, तो इसके बाद यहां पर पहली बार एक रेवोल्यूशन हुआ 1910 से लेकर 1912 के आसपास, जिसे आप चाइनीज रेवोल्यूशन के नाम से जानते हैं। इस चाइनीज रेवोल्यूशन ने, क्योंकि चाइना का सिस्टम अलग था, बहुत ज्यादा डेप्थ में हिस्ट्री नहीं पढ़ा सकते, बस इतना कि चाइना में रेवोल्यूशन हुआ और उस चाइनीज रेवोल्यूशन का असर यह हुआ कि पूरी की पूरी जिंग डायनेस्टी को उखाड़ फेंका गया और वहां पर कॉमिनतांग यानी KMT पार्टी और सन यात सेन इनके जो लीडर थे उन्होंने डोमिनेट किया। और डोमिनेट करने के बाद चाइना को एक तरीके से, ये सन यात सेन की फोटो है, सन यात सेन, इन्हीं की लीडरशिप के अंदर चाइनीज रेवोल्यूशन हुआ। इन्होंने जिंग डायनेस्टी को उखाड़ फेंका और पूरे के पूरे चाइना को एक तरीके से डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ चाइना बना दिया। डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ चाइना बना दिया यहां पर। अब यहां से मामला शुरू होता है कि ये भी कम नहीं निकले, इन्होंने भी कंसंट्रेशन ऑफ पावर जो है अपने हाथ में करना शुरू किया, यानी सारी पावर इन्होंने अपने हाथ में रखा और डेमोक्रेसी को इन्होंने कभी भी ढंग से डेवलप करने ही नहीं दिया। जब डेमोक्रेसी ढंग से डेवलप ही नहीं हुई, लोकतंत्र ढंग से डेवलप ही नहीं होगा, तो ऑब्वियस सी बात है एक पार्टी का रूल होगा और वो पार्टी का रूल दिन पर दिन बहुत ज्यादा स्ट्रांग होता चला जाएगा। और सबसे बड़ी बात, ये कैपिटलिज्म के सपोर्टर थे। कैपिटलिज्म के सपोर्टर थे यानी पूंजीवाद के सपोर्टर थे, तो फ्री मार्केट, और फ्री मार्केट के ऊपर रिसोर्सेज जो हैं, रिसोर्सेज यानी संसाधन जो हैं, उनके ऊपर ग्रुप ऑफ पीपल का हमेशा कब्जा रहता है। इसके सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये रहती है कि लोगों के एक समूह ने इस पूरे की पूरी व्यवस्था पर कब्जा कर लिया। जब लोगों के समूह ने कब्जा कर लिया और चीन की बाकी पॉपुलेशन जो थी वो कमजोर पड़ती जा रही थी, तो इनके रूल के अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं आई। लेकिन इनके जो सक्सेसर थे, ये चाइनीज रेवोल्यूशन की फोटो है, इनके जो सक्सेसर थे ये थे च्यांग काई शेक। च्यांग काई शेक ये सक्सेसर थे। इन्होंने तो ब्रिटिशर्स और अमेरिकन्स के साथ इतना ज्यादा एसोसिएशन कर लिया, ये अल्टीमेट लेवल पर अमेरिका के इतने ज्यादा सपोर्टर थे कि लगभग हर चीज प्राइवेट होती चली गई। जब हर चीज प्राइवेट होती चली जाएगी, हर चीज प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस के हाथ में चली जाएगी, तो आम आदमी के अंदर गुस्सा हद से ज्यादा था। करप्ट गवर्नमेंट थी, कहीं पर भी कोई भी चीज फेवर में नहीं आ रही थी, आम आदमी की हिस्सेदारी नहीं थी, आम आदमी की शासन में भागीदारी नहीं थी, करप्ट गवर्नमेंट थी और एक तरीके से पूरे के पूरे सिस्टम के ऊपर कब्जा करके बैठे हुए थे। जब सिस्टम के ऊपर कब्जा करके बैठे हुए थे, नाराजगी थी, लेकिन दुनिया के अंदर कहीं ना कहीं कैपिटलिज्म के अगेंस्ट आवाज उठ चुकी थी। और सबसे बड़ी बात, रशियन रेवोल्यूशन बहुत कामयाब हो चुका था। जब रशियन रेवोल्यूशन बहुत कामयाब हुआ तो चाइना कौन सा पीछे होने वाला था? चाइना के अंदर भी चाइनीज कम्युनिस्ट रेवोल्यूशन शुरू हुआ। चाइनीज कम्युनिस्ट रेवोल्यूशन यानी चीन के अंदर भी साम्यवादी सरकार, साम्यवादी क्रांति शुरू हुई। अब जब चीन के अंदर कम्युनिस्ट रेवोल्यूशन शुरू हुआ तो माओ जेडोंग जो हैं वो इस चाइनीज जो कम्युनिस्ट रेवोल्यूशन था उनके लीडर बने। और ये जो माओ जेडोंग थे, इन्हीं माओ जेडोंग को मतलब इस तरीके से पेश किया जाने लगा कि जो भी कम्युनिस्ट रेड कलर के जो हैं उनकी पार्टी है, उनको लीड करने के लिए माओ जेडोंग है। इन्होंने लॉन्ग मार्च किया एंड ऑल सब चीजें की और नतीजा ये हुआ कि 1946 आते आते दोनों के बीच में 19 अप्रोक्सीमेट 1936 में कम्युनिस्ट रेवोल्यूशन हुआ। और 1936 के कम्युनिस्ट रेवोल्यूशन को आगे अगर देखा जाए तो एक तरीके की सिविल वॉर लाइक सिचुएशन बन गई,
सिविल वॉर के बाद जैसे ही 1939 में जापान ने चाइना पर अटैक किया, तो 1939 में जापान ने चाइना पर जब अटैक किया तो सिविल वॉर कुछ दिन के लिए बंद हुआ, लेकिन दोनों की दोनों पार्टियां मिलकर जापान से लड़ने लगी। जापान ने इन्हें बहुत बुरी तरीके से धोया, एक से बढ़ के एक तरीके के अत्याचार किए। अगर उनकी लिस्ट आप नेट के ऊपर निकालना चाहोगे तो दुनिया में सबसे ज्यादा होने वाले अत्याचारों में से एक अत्याचार चाइना की सरकार ने या चाइना के लोगों ने भी झेला। अब जब 1945 में डाउनफॉल ऑफ चाइना हुआ, यानी डाउनफॉल ऑफ जापान हुआ, जापान गिरा, तो यहीं से कलेश शुरू हुआ और सिविल वॉर बिगन। सिविल वॉर रीस्टार्टेड या बिगन एकदम से शुरू हुआ और माओ जेडोंग के साथ आम लोगों की जनता बहुत ज्यादा थी। जनता क्यों का सपोर्ट यानी कॉमन मासेस का सपोर्ट, आम आदमी का सपोर्ट माओ जेडोंग के साथ था। पैसा और सेना का सपोर्ट जो था वो चियांग काई शेक के साथ था। फिर भी चियांग काई शेक जनता की आर्मी के सामने नहीं जनता के सामने आर्मी के सामने नहीं टिक पाया और मजबूरी में अमेरिका जैसे देश का साथ होते हुए भी उसे देश छोड़कर भागना पड़ा। ये मतलब चियांग काई शेक और माओ जेडोंग की फोटो जो बीच में आपस में एक साथ भी हुए थे। उसके बाद ये चाइनीज रेवोल्यूशन का झंडा है, चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी का झंडा है। उन्हें देश छोड़कर भागना पड़ा, तो नतीजा यह हुआ कि जब वो एक एक करके सारे के सारे चाइनाज में हारने लगे, तो धीरे धीरे भागकर वो 1949 के अंदर 1949 में सारे के सारे जो केएमटी पार्टी वाले थे, कॉमिंतांग पार्टी वाले थे, जिसमें चियांग काई शेक वगैरह थे, वो सारे के सारे आकर ताइवान के ऊपर इकट्ठा हो गए। क्योंकि सारी की सारी नेवल फोर्स को ताइवान के जो वो चियांग काई शेक था वो ले आया था और माओ के पास नेवल फोर्स नहीं थी, नावें नहीं थी जो ताइवान में जाकर हमला कर सके। इसलिए मजबूरी ये रह गई कि माओ जेडोंग ताइवान पर कब्जा नहीं कर पाया और ताइवान के अंदर उसने एक एग्जाइल गवर्नमेंट बना ली। किसने? चियांग काई शेक ने एग्जाइल गवर्नमेंट बना ली। अब समस्या यहीं से शुरू हुई कि यहां एक एग्जाइल्ड गवर्नमेंट बन चुकी है ताइवान के ऊपर। अब दो तरीके के ताइवान बने। एक ताइवान माओ जेडोंग के फेवर में था, माओ जेडोंग वाला था। दो ताइवान बने, एक ताइवान चियांग काई शेक वाला था, चियांग काई शेक का था, और दूसरा जो था वो चाइना जिसे कहते हैं माओ जेडोंग का था, माओ जेडोंग का था। अब ये दोनों के दोनों अलग अलग लेवल पर जाकर अपने आप को चाइना का रूलर घोषित करने लगे। इन्होंने कहा कि जो रिपब्लिक ऑफ चाइना है उसके वो ही पूरे के पूरे चाइना का सरमाएदार है, वही चाइना की पूरी गवर्नमेंट चलाने वाला है। ये कहते हैं कि जो ताइवान में गवर्नमेंट है वो ताइवान में जो लोग हैं वो भी चीन का हिस्सा है, वहां की गवर्नमेंट ड्रामेबाज है। और इसीलिए जो पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना है वो असलियत में पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना है, वो असलियत में असली चाइना है। ये रिपब्लिक ऑफ चाइना वाला कहता है कि हम डेमोक्रेसी को फॉलो करते हैं, ये कहता है डेमोक्रेसी ढकोसला है और हम कम्युनिज्म यानी कम्युनिस्ट हैं तो कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी को फॉलो करते हैं। दोनों के बीच में ये डिफरेंस था। अब मजे की बात ये कि इसने भी क्या नाम है जो डिक्टेटरशिप अपनाई और पूरे के पूरे चाइना के ऊपर कब्जा बनाए रखा। और ये कौन सा कम था, ये भी एक तरीके का डिक्टेटर बना रहा और पूरे ताइवान पे कब्जा बनाए रखा। लड़ दोनों तसल्ली से रहे थे। लेकिन खास बात यह है कि 1945 में जब यूनाइटेड नेशंस बना तो उस यूनाइटेड नेशंस में चाइना को जब एक परमानेंट सीट मिली तो वो रिपब्लिक ऑफ चाइना को मिली थी। चाइना को जब एक परमानेंट सीट मिली तो वो असलियत में रिपब्लिक ऑफ चाइना को मिली थी। क्योंकि वो सीट रिपब्लिक ऑफ चाइना को थी और ये रिपब्लिक ऑफ चाइना जो है वो ताइवान में एस्टेब्लिश हो गया, तो यूनाइटेड नेशंस में जो परमानेंट सीट है वो भी परमानेंट सीट जो है वो भी ताइवान शिफ्ट हो गई।
और असलियत में जो रिप्रेजेंटेशन था वो शुरुआत में आरओसी का रिप्रेजेंटेशन था यूनाइटेड नेशंस के अंदर। यूनाइटेड नेशंस में आरओसी का रिप्रेजेंटेशन था। जब यूनाइटेड नेशंस में आरओसी का रिप्रेजेंटेशन था तो यह प्रोसेस चलता रहा, और क्योंकि अमेरिका, और उस टाइम पर सबसे बड़ी बात यह कि कोल्ड वॉर शुरू हो चुका था दोस्तों, क्योंकि कोल्ड वॉर शुरू हो चुका था, इसीलिए यहां पर ही सारे का सारा जो सिस्टम है वो चेंज होना शुरू हुआ, और अमेरिका यहां पर किसी भी तरीके से कम्युनिस्ट, अब ऑब्वियस सी बात है यहां पर कम्युनिस्ट एस्टेब्लिश हो चुके थे और यहाँ पर एक डेमोक्रेसी एस्टेब्लिश हो चुकी थी, और ये डेमोक्रेसी कैसी भी थी, ये कैपिटलिस्ट थे, ये थे कैपिटलिस्ट। अब अमेरिका ने इसको सपोर्ट करना शुरू किया और मामला ज़बरदस्त चलता रहा। यूनाइटेड नेशंस में परमानेंट रिप्रेजेंटेशन इसी ताइवान को मिला रहा और ये बार बार उसको क्लेम करते रहे। सिचुएशन चल रही थी, बढ़िया चल रही थी, ताइवान की बल्ले बल्ले थी। अमेरिका जो था वो ताइवान को सपोर्ट करने में लगा हुआ है कि आपकी रक्षा करना और सब चीज़ें मेरी जिम्मेदारी। असलियत में अमेरिका जो है वो ताइवान के पीछे इसलिए खड़ा हुआ था, अमेरिका जो है वो ताइवान के पीछे इसलिए खड़ा हुआ था ताकि एक कम्युनिस्ट नेशन के सामने एक बेस बना हुआ नजर आए, मजबूती के साथ खड़े रहें। बेस अगर मिला रहेगा तो कल को अगर ये एक्सपेंड करना चालू करेगा तो बहुत मतलब वहीं पर सामने सामने खड़े होकर रोका जा सकता है, उसके गेट पे ही। लेकिन समय है वो एक साथ एक जैसा नहीं रहता। समय 1960s के अंदर बदलने लगा, और समय जब 1960s में बदलने लगा तो कहीं ना कहीं अमेरिकन ओपिनियन दो वजह से चेंज होने लगा। और अमेरिकन्स कभी, और वैसे तो दुनिया में कभी कोई किसी का सगा नहीं है, और सबसे ज़्यादा अमेरिकन्स कभी भी किसी के सगे नहीं हैं। उनके सामने दो चैलेंजेस थे, एक था वियतनाम वॉर, और दूसरा था जो इंपॉर्टेंट था वो था मार्केट ऑफ चाइना, मार्केट ऑफ पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना। वियतनाम वॉर, वियतनाम जो है वो चाइना का पड़ोसी है। जरा अगर आप इधर देखेंगे तो ये वियतनाम है। वियतनाम के अंदर अमेरिका जो है वॉर में उलझा रहा, और अप्रॉक्सीमेट 20 ईयर्स तक अमेरिका लगातार वियतनाम वॉर में लड़ता रहा। और यकीन मानिए इसके आप सर्च करेंगे आपको वीडियोस मिलेंगे, गजब लेवल पर इन्होंने लड़ाई लड़ी और अमेरिका को युद्ध से लगभग भागना पड़ा। 70,000 के करीब सोल्जर्स मरे थे। और खास बात ये वियतनाम के अंदर कि वियतनाम वालों के पास हथियार भी नहीं थे, और उन्हें सपोर्ट करने वाला जो कंट्री था वो चाइना था। चाइना की अपनी अलग कहानी है, उसने क्यों सपोर्ट किया। यानी अमेरिका जो है वो चाइना के चंगुल में फंसा हुआ था। एक तो इसलिए क्योंकि वो वियतनाम से निकलना चाहता था, और वो चाइना की हेल्प करना चाहता था कि वियतनाम से निकले। और इसीलिए क्योंकि वियतनाम वॉर से निकल रहा था तो चाइना इसके लिए बार्गेन की कंडीशन में था, और बार्गेन ये थी कि इस ताइवान के पास जो आपने यूनाइटेड नेशंस की परमानेंट सीट दे रखी है वो मुझे मिले। मजे की बात यह है इस पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना को तो रिकॉग्निशन तक नहीं मिली हुई थी, अब रिकॉग्निशन मिल गई, समझे। और दूसरा, चाइनीज की जो पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना था उसकी मार्केट दिखाई देने लग गई अमेरिका के कैपिटलिस्टों को। अमेरिका के कैपिटलिस्टों को चाइना की मार्केट दिखाई दी। और सबसे बड़ी बात, ये असलियत में अल्टरनेट टू यूएसएसआर चाइना को खड़ा करना चाहता था। ये तीन ऑब्जेक्टिव्स बहुत थे अमेरिका के चाइना के साथ आने के। अमेरिका ने ताइवान को लात मारी और ये कहा कि आप रिपब्लिक ऑफ चाइना जो हैं वो चाइना के रिप्रेजेंटेटिव नहीं हैं। असली रिप्रेजेंटेटिव पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना है, और ये माना कि आप जो हैं वो इसके पार्ट हैं। लेकिन अमेरिका यहां पर भी चाल खेल गया, इसकी रिकॉग्निशन तो कैंसिल करी, लेकिन इससे ट्रेड, इसकी ऑटोनॉमी को रिकॉग्निशन दी कि आप स्वायत्त हैं, आपके अंदर, आपके पास भले ही हम ऑटोनॉमी को चैलेंज नहीं करें, लेकिन चाइना से आपको बचाए रखने के लिए सुरक्षा की गारंटी हमारी, आप अलग रहो, चिंता मत करो।
यानी इसे अलग भी कर दिया और इसको सुरक्षा भी दे दी, यानी चाइना के लिए नासूर बनाए रखा। लेकिन चाइना अपनी पोजीशन में बड़ा स्ट्रांग था इस मामले में, और इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया डेंग जियाओपिंग ने। इन्होंने, ये मॉडर्न चाइना के जो हैं फादर कहलाते हैं, इन्होंने ही अमेरिका से रिलेशंस को मजबूत करवाया, और असलियत में अमेरिका के साथ जो भी डील थी और जो भी रिलेशंस थे इन्होंने ही करवाए। सबसे पहले इन्होंने एक बात साफ कर दी कि आपको हमारी मार्केट एक्सेस मिलेगी, आपको हमारी मार्केट मिलेगी बिजनेस करने के लिए, तो आप जितना भी बिजनेस करेंगे हमारी मार्केट में करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमारी मार्केट आपके लिए ओपन। बस आप हमारे को पॉलिटिकल रिफॉर्म्स करने के लिए मत करो कहो। इसके लिए मैं आपको अलग सी वीडियो में समझाऊंगा कि असलियत में इन्होंने चाइना अमेरिका को चीन की चाल में कैसे फंसाया। मार्केट के लालच में भाई अमेरिकन्स को क्या चाहिए, मार्केट, और अमेरिकन्स जो हैं खासकर अमेरिकन कंपनीज इस मार्केट के लालच में इस तरीके से आई, अमेरिकन कंपनीज इस मार्केट के लालच में इस तरीके से आई कि उन्होंने अपनी सरकार पर दबाव बनाया, और चाइना गॉट परमानेंट सीट इन यूएस। चाइना गॉट परमानेंट सीट इन यूएस। चाइना जो है वो यूएस के अंदर, यूनाइटेड नेशंस के अंदर परमानेंट सीट गॉट मिल गई इसको, और यहीं से चाइना की लगभग मैक्सिमम जीत हो गई। और साथ में इन्होंने चाइना से मनवा लिया कि आप वन चाइना पॉलिसी को सपोर्ट करोगे। इसका मतलब यह है कि ताइवान कोई अलग देश नहीं है, ताइवान हमारा ही हिस्सा है, और जब तक आप ये नहीं मानोगे तब तक हम आपसे ट्रेड नहीं करेंगे। अमेरिका को तो लालच था कि यार ट्रेड करवा लो, प्लीज करवा लो, क्योंकि इतनी बड़ी मार्केट। अब मार्केट में भी अगर आप देखेंगे तो इनके पास अप्रॉक्सीमेट 600 मिलियन लोग थे, यानी 60 करोड़ की पॉपुलेशन थी। 600 मिलियन की पॉपुलेशन उस टाइम पर, लगभग 1970s में, और यहां थे अप्रॉक्सीमेट 1.8 मिलियन। तो कहां तो 1.8 मिलियन और कहां 600 मिलियन, सॉरी 600 नहीं 60 मिलियन, सॉरी 10 फालतू लग गई, 60 मिलियन, 60 करोड़ लोग, 600 मिलियन पॉपुलेशन यहां थी, और 1.8 मिलियन यानी 1 करोड़ के आसपास की 18 मिलियन यहां पर थी, 18 मिलियन यहां पर थी, यानी 1 करोड़ 80 लाख पॉपुलेशन वर्सेस 60 करोड़। कौन सी ज्यादा है? 60 करोड़। तो चाइनीज ने, अमेरिकन्स ने इनका सपोर्ट किया, इनको एक तरीके से अधर में लटका दिया, ना तो आप पूरे ना अधूरे, समझे। यहां से चाइना आगे बढ़ना शुरू हुआ, लेकिन ताइवान को अपीजमेंट करना शुरू किया, और यहां इसी ताइवान से अपीजमेंट के लिए और इस वन चाइना पॉलिसी को मनवाने के लिए डेंग जियाओपिंग ने 1992 कंसेंसस साइन करवाने में ये कामयाब हो गए बिटवीन चाइना, यानी पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना एंड ताइवान, जिसे आप कहेंगे रिपब्लिक ऑफ चाइना। इन दोनों के बीच में एग्रीमेंट कर कंसेंसस बनाने में तैयार हो गए, और ये उसकी फोटो है कि चाइना और इन सब के बीच में जब कंसेंसस हुआ, ये फोटोएं उन दोनों की हैं। तो असलियत में ये माना गया कि भाई आप आज नहीं तो कल वन नेशन टू सिस्टम्स की थ्योरी को माने, वन नेशन टू सिस्टम्स की थ्योरी को माने। और वन नेशन टू सिस्टम्स के अंदर यह है कि एक चाइना में कम्युनिस्ट, एक चाइना में कम्युनिस्ट और डेमोक्रेसी दोनों रह सकते हैं। यानी पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना, जिसे आप मेनलैंड चाइना कहते हो, इस मेनलैंड चाइना के अंदर तो कम्युनिज्म रहेगा, और जो ताइवान वाला हिस्सा है, ताइवान, हांगकांग और मकाओ, हांगकांग और मकाओ, इसके अंदर डेमोक्रेसी रहेगी। ए वन कंट्री टू सिस्टम्स, वन नेशन टू सिस्टम्स को मनवाते हुए 1992 कंसेंसस हो गया, और उसमें एक चीज ये मान ली गई कि अब ताइवान जो है वो इंडिपेंडेंस नहीं मानेगा।
अब चाइना इसी चीज को पकड़ के बैठा हुआ है, इसी एग्रीमेंट को पकड़ के बैठा हुआ है। चाइना की आदत है, मैं पहले भी बता चुका हूं, बहुत जबरदस्त आदत यह है, वो अपने हर पड़ोसी के साथ एग्रीमेंट करते हुए देर नहीं लगाता। कोई भी एग्रीमेंट कर लो, बस बॉर्डर एग्रीमेंट मत करो, कोई भी एग्रीमेंट करते हुए देर नहीं लगाता। और खास बात यह है, वो हर उस एग्रीमेंट का इस्तेमाल अपने पड़ोसी देश को दबाने के लिए करता है। वो अपने पड़ोसी पे हर टाइम ये दबाव बनाए रखेगा कि सर आपने मेरे से एग्रीमेंट किया था, इसे मानो, लेकिन खुद नहीं मानेगा, खुद दुनिया के सारे बहाने लगा देगा, खुद नहीं मानेगा। ये चाइना की सबसे घटिया पॉलिसी है और दुनिया के देश इसे जनरली नहीं समझ पाते। आपके साथ उसने एग्रीमेंट किया कि गोली नहीं चलेगी, लेकिन वो उसी का फायदा उठा रहा है कि गोली अगर नहीं चलेगी तो धीरे धीरे हम ऑक्यूपाई करते चले जाएंगे। वरना चाइना को पता है वो कोई भी युद्ध 1900 मतलब सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद कभी नहीं जीता है। इंडिया के साथ जो लड़ाई जीते उसके अंदर इंडिया वॉज नॉट प्रिपेयर्ड 62 के अंदर, और हल्की सी चाइना अमेरिका ने धमकी दी थी, वापस भाग गए थे लोग 62 के अंदर। बस इंडिया की सरकार ने इंडिया की आर्मी को पूरी छूट नहीं दी, तैयारी तो कभी होने ही नहीं दी, और ये पंचशील सिद्धांत ने कहीं ना कहीं मुगालते में रखा, गलतफहमी में रखा। और नेहरू ने बहुत बड़ी जो गलती करी, हमारे प्रधानमंत्री जो थे नेहरू जी ने, वो सबसे बड़ी गलती यही करी थी नेहरू सर ने, कि उन्होंने चाइना को अपीजमेंट पॉलिसी के थ्रू खुश करने की कोशिश करी, और ये समझ नहीं पाए कि भाई वो ड्रैगन है, सांप है, सांप कभी खुश नहीं होता, जब भी उसको मन करेगा वो फन मारेगा। वो सांप है, सांप की प्रवृत्ति है डसना, वो फन मारेगा। और चाइना ऐसा ही है, अपने पड़ोसियों के साथ ये एग्रीमेंट कर लिया। एग्रीमेंट करने का मतलब ये था आप चाइना का हिस्सा हैं, वन नेशन। अब मजे की बात ये, हांगकांग के साथ भी इन्होंने क्या किया, देखिएगा घटियापन क्या है। हांगकांग के साथ कहा वन नेशन टू सिस्टम, ओके आप अलग नहीं होंगे। ब्रिटेन से हांगकांग 1997-98 के अंदर ले लिया गया। जैसे ही हांगकांग ले लिया गया, 50 साल के लिए उसमें डेमोक्रेसी होनी थी, उससे पहले ही निपटा दिया। हांगकांग क्राइसिस आप देख सकते हो। हांगकांग क्राइसिस के अंदर कहा कि आप हमारा हिस्सा हैं और आप अलग नहीं होंगे, ये तो आपको मानना पड़ेगा। वन नेशन टू सिस्टम मैं नहीं मानूंगा, चाइना की आदत। वन नेशन टू सिस्टम मैं नहीं मानूंगा, आपको मानना पड़ेगा। आपने जो वादे किए वो तो आप पूरे करोगे, मैंने जो वादे किए उसके लिए 1000 एक्सक्यूजेस मेरे पास हैं, मैं देता रहूंगा। शॉर्ट में ये, तुम्हें मेरी बात माननी पड़ेगी, मैं तुम्हारी बात नहीं मानूंगा। बस यहीं से सिस्टम जो है वो अमेरिका की, चाइना की चाल, और अमेरिका भी फंसा रहा है हमेशा। अमेरिका को तो हमेशा लालच, अमेरिका सबसे लालची देश है, कैपिटलिस्ट चलाते हैं उसे, और कंपनियां चलाती हैं। राष्ट्रपति तो संसद में खड़े होकर रोते हुए भी दिखाई देते हैं, संसद में खड़े होकर रोते हुए भी दिखाई देते हैं राष्ट्रपति। इसमें कौन सी बड़ी बात है। ये किस चीज के बारे में बराक ओबामा बोल रहे हैं? बराक ओबामा बोल रहे हैं गन वायलेंस के बारे में, और इन्होंने क्लियर वर्ड्स में कहा है कि आप मेरे को ये बिल पास नहीं करने दे रहे, आप मुझे ये बिल पास नहीं करने दे रहे। आप भले ही क्या नाम है, आज मुझे बिल पास नहीं करने दे रहे, एक ना एक दिन अमेरिका जागेगा और तुम्हें बिल पास करना पड़ेगा। गन वायलेंस का मतलब यह कि कंट्रोल मेजर्स के मामले में लड़ाई झगड़ा था। यानी अमेरिका की फॉरेन पॉलिसी इस तरीके की है दोस्तों कि उस पूरी फॉरेन पॉलिसी को कंपनीज चलाती हैं, और अमेरिका की कंपनीज लालच के इतने उसमें दबी रहती हैं कि वो लोग पूरी दुनिया में मारकाट मचाएं, कुछ भी करें, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। उन्हें इवन अपने देश से मतलब नहीं है, कंपनियों को तो उन्हें सिर्फ एक चीज से मतलब है, और वो चीज है उनका प्रॉफिट। प्रॉफिट के लिए वो पूरे के पूरे इराक युद्ध में घुसेड़ देंगे, अफगानी युद्ध में घुसेड़ देंगे, सीरिया तबाह कर देंगे, बर्बाद कर देंगे, बस हथियार बिकने चाहिए। और उन कंपनीज के प्रॉफिट में भी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है उनकी आर्म्स इंडस्ट्री। वो आर्म इंडस्ट्री कुछ भी करवा सकती है इस अमेरिका से, तो इसलिए अमेरिका वहीं पर घुसता है जहां उसे प्रॉफिट नजर आता है। और यहां चाइना ने, डेंग जियाओपिंग ने अमेरिका की इस कमजोरी को देखा
और प्रॉफिट दिखा दिया। प्रॉफिट दिखाते ही अमेरिका वाले, खासकर कंपनियां दुम हिलाते हुए आई और अमेरिका की कंपनियों के पीछे पीछे अमेरिका वाले जो निक्सन से लेकर और दूसरे भी प्रेसिडेंट्स थे वो लगातार दनादन चाइना का विजिट कर रहे हैं। अब जैसे जैसे लगातार चाइना का विजिट हो रहा है, ताइवान बेचारा अकेला पड़ रहा है। 1992 के अंदर 1992 के कंसेंसस ने कहीं ना कहीं एक वेव ऑफ एग्रेशन भी ताइवान के अंदर भर दी। उन्हें ऐसा लगा कि केएमटी की जो डिक्टेटरशिप चल रही है, केएमटी पार्टी की जो डिक्टेटरशिप चल रही है, वो केएमटी पार्टी की डिक्टेटरशिप आपको भारी, मतलब ताइवान को भारी पड़ेगी और चाइना के कम्युनिस्ट रेजिम जो है उसको डोमिनेट कर जाएगी। इसलिए ली टेंग हुई, इनके सॉरी नाम इस तरीके से हैं दोस्तों कि मैं थोड़ा सा हमेशा कंफ्यूज रहूंगा, तो अगर कोई गलत हो तो माफ कीजिएगा। ली टेंग हुई, ही वॉज द फादर ऑफ डेमोक्रेसी और यू कैन से डेमोक्रेसी मैन इन ताइवान। इन्होंने ताइवान के अंदर डेमोक्रेसी के लिए संघर्ष किया और डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टी बनाई और इस डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टी जिसे डीपीपी कहते हैं, प्रोग्रेसिव पार्टी जिसे डीपीपी कहते हैं, वो बनाई और डीपीपी को केएमटी पार्टी के अगेंस्ट लाकर खड़ा कर दिया। पहले ताइवान में लगभग 95-96 तक एक ही पार्टी थी, केएमटी। अब ताइवान में दो पार्टियां हो गई, केएमटी और डीपीपी। खासकर केएमटी उन लोगों का सपोर्टर है या केएमटी को उन लोगों का सपोर्ट है जो चाइना से ताइवान 1949 के बाद आए और डीपीपी को उन लोगों का सपोर्ट मिलना शुरू हुआ जो अर्लियर देन या बिफोर 1949 आए। कुछ लोग बिफोर 1949 जो आए, 1949 से पहले जो लोग आए डीपीपी वाले, वो डीपीपी को सपोर्ट करने लगे और वो चाइना के अंदर अब ज्यादा इंटरेस्टेड थे नहीं, क्योंकि उन्हें एक आदत पड़ चुकी थी डेमोक्रेसी के अंदर रहने की। कम्युनिस्ट रेजिम से वो वैसे भी चिढ़े रहते थे और मेनलैंड से वैसे भी चिढ़े रहते थे, और दूसरी तरफ मेनलैंड वाले जो हैं अभी भी केएमटी के सपोर्टर बने हुए थे। और यहां जो डेंग ज़ियाओपिंग से समझौता हुआ था कंसेंसस वाला, वो सीधा का सीधा केएमटी पार्टी ने किया था। तो यहां पर पूरा ताइवान दो पार्ट्स में डिवाइड हुआ। केएमटी वाले कहते हैं कि अभी भी हम चाइना का पार्ट बन सकते हैं, लेकिन डीपीपी वाले कहते हैं हमें चाइना का पार्ट नहीं बनना। और इन्हीं की सक्सेसर, बेटी कहो कुछ भी कहो, सक्सेसर साई एंग वेंग, ये जो हैं इन्हीं के आइडियोलॉजी को आज के दिन आगे बढ़ा रही हैं। 1992 के बाद भी आज के दिन लगभग 30 साल हो चुके हैं और 30 साल को अगर आप लोग देखते हैं तो 30 इयर्स में काफ़ी कुछ बदल चुका है। और सबसे बड़ी बात, ताइवान के सामने हांगकांग और मकाओ क्राइसिस जो है, क्राइसिस वो सबसे बड़ा एग्जाम्पल है कि चाइना ने अपने लोगों को किस तरीके से ट्रीट किया, अपने ही लोगों को, अपने स्टूडेंट्स को किस तरीके से जानवरों की तरह मारा, वो सबके सामने एग्जाम्पल है। तो ताइवान के अंदर अब धीरे धीरे माहौल इस तरीके का बनता जा रहा है और खासकर साई एंग विंग की लीडरशिप के अंदर जो क्लियर वर्ड्स में ताइवान को साफ मना कर, क्लियर वर्ड्स में कह चुकी हैं कि ताइवान जो है वो वन चाइना पॉलिसी की बात नहीं कर रहा। अब इनका मामला ये है कि एग्जाम्पल अगर आप देखेंगे तो जनवरी 2019 में ही इन्होंने साफ शब्दों में कह दिया था, जनवरी 2019 के अंदर साफ शब्दों में कह दिया था कि वन चाइना वन नेशन टू सिस्टम्स, जिसकी मैं बात कर रहा हूं, वन नेशन टू सिस्टम्स की अगर मैं बात कर रहा हूं तो वो अब हमें एक्सेप्टेबल नहीं है, वो हमें एक्सेप्टेबल नहीं है। और असलियत में वो जो 1992 कंसेंसस है वो भी हमें एक्सेप्टेबल नहीं है। अब हम क्लियर वर्ड्स में ये कह रहे हैं कि चाइना एक अलग देश है, ताइवान एक अलग देश है। और मजे की बात, इनके सपोर्टर्स लगातार बढ़ते जा रहे हैं और जब से हांगकांग क्राइसिस हुआ है इनके सपोर्टर्स और ज्यादा तेजी से बढ़ते जा रहे हैं और ज्यादा तेजी से बढ़ते जा रहे हैं। दोस्तों यहां ताइपे टाइम्स का ये ग्राफ छापा हुआ है। ताइपे टाइम्स ताइवान की ही एक न्यूज़पेपर है
इसने एक सर्वे वगैरह करवाया होगा, उसका ग्राफ छापा हुआ है 1992 से जून 2020 के बीच तक का। तो आपको यहां दिखाई देगा कि कौन कौन सी पॉपुलेशन कितनी ज्यादा किस तरीके से है। अप्रॉक्सीमेट ये 1992 का पीरियड है और ये 2020 का पीरियड है ताइवान के मामले में। तो आप यहां देखेंगे कि ये जो हरे वाला ग्राफ जा रहा है, ये उन लोगों का है जो ताइवानीज मानते हैं अपने आप को, यानी 67% लोग जो सिर्फ ताइवानीज मानते हैं, उन्हें चाइना से कोई लेना देना नहीं है। दूसरी तरफ उन लोगों का ग्राफ है जो कि अपने आप को ताइवानीज और चाइनीज दोनों मानते हैं, जो लगातार अप्रॉक्सीमेट धीरे धीरे गिरते गिरते आज के दिन जो किसी टाइम पर 46.4% थे, वो आज के दिन गिरकर 27.5% रह गए हैं। गैप बढ़ रहा है। और मजे की बात यह है कि जो लोग अपने आप को सिर्फ और सिर्फ चाइनीज मानते हैं, ब्लू लाइन जो चाइनीज मानते हैं, वो अप्रॉक्सीमेट 2.4% के आसपास रह गए हैं, जो सिर्फ अपने आप को ताइवानीज मानते हैं। दोस्तों, कोई भी देश दूसरे देश पे कब्जा तभी तो कर पाएगा, तभी तो कब्जा हो पाएगा या तभी वो कब्जा कर पाएगा जब वहां की पॉपुलेशन चाहे। ताइवान की पॉपुलेशन ने लगभग चाइना को रिजेक्ट कर दिया है, चाइना को एक्सेप्ट करना बंद कर दिया है। यही इन दोनों देशों के बीच में लड़ाई की जड़ है। चाइना कहता है ताइवान मेरे कब्जे में रहेगा, उसके लिए एक डू और डाई वाली सिचुएशन है। ताइवानीज कहते हैं हम नहीं रहने वाले कब्जे में, और उससे ज्यादा बड़ी बात, वो अलग देश चाहते हैं, वो अलग देश हैं, वो खत्म कर चुके हैं सब चीजें, और बस अब इनको रिकॉग्निशन मिलना बाकी है। चाइना ने अपनी पॉपुलेशन, अपने मार्केट, अपने बिजनेस के नाम पर पूरी दुनिया से वन चाइना पॉलिसी पर इस तरीके से साइन करवाए कि छोटे छोटे 19 देशों को छोड़कर ताइवान को कोई देश रिकॉग्निशन नहीं दे रहा। यहां तक कि यूनाइटेड नेशंस के अंदर भी ताइवान को रिकॉग्निशन नहीं है। यही कारण है ताइवान ने जब यूनाइटेड नेशंस के WHO को यह रिपोर्ट भेजी कि कोई एपिडेमिक फैल रही है, नवंबर दिसंबर में उन्होंने रिपोर्ट भेज दी थी, तब भी वो जो WHO के जो चीफ थे, उन्होंने मानने से मना कर दिया कि ताइवान जब देश ही नहीं तो रिपोर्ट किस नाम की माने। यहां पर आप देख सकते हैं कि चाइना बड़ा और ताकतवर होने का बेनिफिट उठा रहा है और ताइवान की रिकॉग्निशन तक खत्म कर दी है। लेकिन ताइवान अभी भी अपने आप में बहुत स्ट्रांग है, क्योंकि इसके पास टेक्नोलॉजी है, और चाइना की टेक्नोलॉजी का अल्टरनेट सिर्फ और सिर्फ ताइवान के पास है। बहुत बड़े लेवल की टेक्नोलॉजी के मामले में ताइवान जो है वो कहीं ज्यादा बेहतर कंडीशन में है चाइना से। यानी अगर कोई चीज चाइना से अगर आ रही है, वो बंद हो जाती है, तो आपके पास ताइवान उसके अल्टरनेट की फॉर्म में मौजूद है, और चाइना इस चीज को कभी बर्दाश्त नहीं कर सकता। और यही रीजन है आए दिन चाइना दुनिया के किसी ना किसी देश से इसकी रिकॉग्निशन छिनवा देता है, और आए दिन इसके ऊपर एयर ड्रिल करता है या हवाई जहाज से हमले करने की पूरी कोशिश करता है। हमले नहीं तो कम से कम इसको दबाने की कोशिश करता है, क्योंकि ताइवान कमजोर होता हुआ नजर आता है। क्योंकि ताइवान अगर कमजोर पड़ा तो अमेरिका की डिप्लोमेसी कमजोर पड़ती है। इसीलिए अमेरिका आज के दिन खुलकर ताइवान के सपोर्ट में आया हुआ है, और अपने जो वॉरशिप्स हैं वो भेजने के साथ साथ बाकी बहुत सारी दूसरी सपोर्ट्स ताइवान को भेज चुका है। और यही रीजन है आगे आने वाले टाइम में अगर आप देखेंगे तो वर्ल्ड वॉर की अगर कोई सिचुएशन बनती है या लड़ाई की कोई सिचुएशन बनती है चाइना के साथ, तो इंडिया के साथ वॉर तो इसका सेकेंडरी पर्पस है। इस फ्रंट पर वॉर होगा, वो एक सेकेंडरी पर्पस है। सबसे बड़ा पर्पस ताइवान के साथ है कि सबसे बड़ा पंगा ही यहां पर होगा। इंडिया को तो मौका मिलेगा चाइना को परेशान करने का, और इंडिया अपनी पोजीशंस को मजबूत करने के अलावा ज्यादा कुछ नहीं करेगा, लेकिन असली लड़ाई वहां होगी। इसीलिए ताइवान आज के दिन चाइना का सबसे बड़ा दुश्मन है। जो एक तरीके से यूं कहें, ताइवान अगर अलग देश घोषित हो जाता है, यूनाइटेड नेशंस में उसको अगर मान्यता मिल जाती है, तो चाइना की सबसे बड़ी हार होगी।
दुनिया के बाकी देश पूरी ताकत से ताइवान को रिकॉग्निशन दिलाने में लगे हुए हैं और बाकी चाइना और उसके दोस्त ताइवान से ताइवान को अलग थलग करने में लगे हुए हैं। युद्ध हो या ना हो, राजनीति पूरी है। बाकी नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।